हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम घटना चक्र की जो 1992 से 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो देख रहे थे। न्यू सीरीज आई है घटना चक्र की है, जिसमें बीपीएससी प्री के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमने हिस्ट्री नाम से प्ले लिस्ट बना करके डाल दिया है अपने चैनल पर। वहाँ जा करके आप एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आज दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे कहते हैं हम पॉलिटी। पॉलिटी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, पॉलिटी हम एक मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें लमसम 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक मैराथन क्लास में हम आज की पॉलिटी पूरी खत्म कर देंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी क्लास रखेंगे, ऐसे ही आगे और क्लास रखते चलेंगे, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत उपयोगी होंगी। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने भाइयों बहनों या अपने मित्र जो हैं मित्र बंधुओं के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो सके। दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का नया सेशन, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे एक मैराथन क्लास में। एक क्लास पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी एक ही क्लास में आपकी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। या ऑप्शन बी, स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। या ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए से हम पहचान कर सकते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल कितने हैं? 395। बाकी किसी में 395 अनुच्छेद नहीं दे रखे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 सूचियां हैं। भारतीय संविधान लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं फिलहाल, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं, तथा वर्तमान में 8 से बढ़कर के 22 हो गई हैं अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में हैं आर्टिकल्स कितने हैं? अभी देखा है हमने, आर्टिकल 450 से अधिक हो चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है संघी सूची। संघी सूची में कितनी विषय हैं? 97 विषय हैं, ये सभी को पता है। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी। देखते हैं। संघी सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। सही क्रम देना है, कौन सा पहले कौन सा कैसे करके उसमें लिखा हुआ प्रस्तावना में। तो भारत की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सार्वभौमिक, फिर लिखा हुआ है समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, यानी कि पंथ निरपेक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष है धर्मनिरपेक्ष की जगह पर। सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, यानी कि पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां या ऑप्शन डी 74वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था इसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 या ऑप्शन सी 3/3 या ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है राज्य बनाने में संविधान संशोधन करने के लिए। नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन ए पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार या चौथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन बाहर वाले नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है इसमें पहला और तीसरा, बी पहला और चौथा, सी दूसरा और चौथा, डी दूसरा और तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार ये ओनली भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी जो कानून के समक्ष समानता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये गैर नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालीगृह के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 25 या ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो राइट टू एजुकेशन जो था वो आरटीई 2009 का था, लेकिन जोड़ा कब गया, संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010 या ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरटीई 2009 आया था लेकिन जोड़ा कब गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। पूछ सकता आपसे आरटीई कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, लेकिन जोड़ा कब गया था? अधिकार लागू पूरी तरह से कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी मकान का अधिकार। तो हमने पढ़ा है मौलिक अधिकारों में काम का अधिकार तो नहीं पढ़ा हमने, मकान का अधिकार भी नहीं पढ़ा मौलिक अधिकार में हमने, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है सी ऑप्शन तो हमने पढ़ा है, सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है ये भी है। तो इसमें 2 विकल्प सही होने चाहिए, आयोग ने कोई विकल्प सही नहीं बताया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता ऑप्शन दूसरा समान नागरिक संहिता, ऑप्शन तीसरा छोटे परिवार का मानदंड या ऑप्शन चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, दूसरा ऑप्शन 1, 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दूसरा तीसरा सही है या चौथा ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहला और दूसरा सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। छोटे परिवार का मानदंड ये हमने नहीं पढ़ा और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं पढ़ा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले इसका। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशित तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों को ऑप्शन ए 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 15वां या ऑप्शन डी 46वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है जिसमें संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, जो कि 53(1) में कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये हम सभी जानते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। और मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो उनके मुख्य न्यायाधीश के बाद जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय का, उसे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां या ऑप्शन डी 13वां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 12वां क्रम है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्तित्व अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया तथा वे कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, नहीं, गलत। ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है, आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? ऑप्शन ए 10वां, ये उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल 12 में। ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां या ऑप्शन डी 13वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां। हामिद अंसारी जो थे वो 12वें उपराष्ट्रपति थे, जबकि प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो 12वीं राष्ट्रपति थी। प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल या ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग या ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं महान्यायवादी को, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 कहता है इस बात को। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, जब चाहे नियुक्ति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी देखा है हमने अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली जगह की अवधि के लिए उपस्थित हो। कितनी अवधि के लिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह या ऑप्शन डी 1 वर्ष। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह। अगर वो 2 माह के लिए अनुपस्थित है तो उसकी सीट को खाली या रिक्त घोषित किया जा सकता है। 6 माह का गैप होता है 2 सदनों की कार्यवाही के बीच में। 2 माह या 60 दिन, 60 दिन 2 माह ही हो जाता है, ठीक है। 30 और 30 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 20 तो नहीं किए जाते। 275 सदस्य, जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है, 18 नहीं किए जाते। ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, हाँ 12 किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन और देख लेते हैं तब पता चलेगा। या ऑप्शन डी 252 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसमें भी 12 हैं। तो हमें देखना है 252 या 250। तो करेक्ट आंसर है इसका 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य हो जाते हैं, जिसमें 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 में से 238 निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। तो ये हो गए 250 ऐसे करके होते हैं आपके, 238 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आप सभी जानते हैं, करेक्ट, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है, हर दूसरे साल 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? करेक्ट आंसर ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अभी देखा है, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, या ऑप्शन डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं होती। धन विधेयक ओनली लोकसभा में ही उठाया जा सकता है। कहाँ? लोकसभा में धन विधेयक उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, या ऑप्शन बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, या ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या ऑप्शन डी बजट के लिए, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है। किसके बाद? विनियोग विधेयक के बाद। किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए, या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। किसके? अनुच्छेद 116 के तहत, का के तहत। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं, या कि अनुदान कहते हैं यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री को, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक सदस्यीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा 1967-68 से है। तो यानी कि इसमें विपक्ष के लोकसभा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि विपक्ष के जो लोकसभा का सदस्य होता है उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन वो विपक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, या ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, या ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, या ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलत है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है, ये सही होगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये 2007 से हुआ है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम आया है जिसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है, पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव, या ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है राज्य सरकार का। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। कब तक? 62 वर्ष की आयु तक। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। 217(1) का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी श्री राजीव गांधी, या ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश G बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। NSF यह शॉर्ट ट्रिक है आपकी। N से होता है नेशनल इमरजेंसी 352, S से होता है स्टेट इमरजेंसी 356, 4 का गैप है इसमें भी 4 का गैप है। F से होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं 356, या फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 कब की गई? ऑप्शन ए 57 संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन बी 60वें संशोधन 1988, ऑप्शन सी 61वें संशोधन 1989, या ऑप्शन डी 65वें संशोधन 1990। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? अभी देखा है हमने। 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। मान्य सरकारी भाषा कितनी है 8वीं सूची में? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, या ऑप्शन डी 18, या ऑप्शन डी हो जाएगी 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। 18 मान्य सरकारी भाषा है। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। तो हमें देखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। इसने 92वें संविधान संशोधन से पहले की बात करी है, ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। कौन सी थी त्रिस्तरीय प्रणाली? आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी बलवंत राय मेहता समिति? 1957 में इसने त्रिस्तरीय प्रणाली बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए त्वरित निर्णय, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श, या ऑप्शन डी कानून की एकरूपता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए लचीलापन होना चाहिए, त्वरित निर्णय होना चाहिए, कानून की एकरूपता भी होनी चाहिए, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र तथा दूसरी राज्य। अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, या ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होता है। पहला जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा ग्राम स्तर। ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है, चौथा कोई और कुछ दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो एक जिला स्तर होता है, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा ग्राम स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति ने कितने सिफारिश की थी, कितने स्तरीय? अशोक मेहता समिति थी 2 स्तरीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1977 की अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति 1957 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन ए परामर्शदात्री, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी परामर्शीय, या ऑप्शन डी पर्यवेक्षकीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण ब्लॉक स्तर पर है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। किसके बीच? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, या प्रशासनिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति निकाय, ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकारी, अभी देखा है हमने पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 607, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1410, या ऑप्शन डी 1500। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी
1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है कौन? जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और जो बदलते रहते हैं एक टाइम के बाद में। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन या ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 रहते ही रहते हैं, 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5। इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। देश 10 अस्थायी हैं, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है उनका। तो 5 कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ एवं चीन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए महिला अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मानव अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के उन्मूलन से या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापक मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन में एक बैरिस्टर पीटर वेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर वेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए चाइना न्यूज, ऑप्शन बी चाइना टाइम्स या ऑप्शन सी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी या ऑप्शन डी न्यू चाइना रिपोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन या ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक किसकी है? फ्रांस सरकार की। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बंगलुरु या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु में हुई थी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 बंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में हुई थी BSF की स्थापना। जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? BSF का नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर या ऑप्शन सी 26 जनवरी या ऑप्शन डी 15 अगस्त या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया, ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अभी देखा है हमने, सबसे पहले आएगा सार्वभौम, सार्वभौम इन तीनों में है, फिर आएगा समाजवादी, समाजवादी इन दोनों में है, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, वो इसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, नहीं। ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, नहीं। ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, नहीं। ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्द से स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, या ऑप्शन सी जनता को सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है, या ऑप्शन डी यहाँ राज्य के निर्देशक तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, या ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, या ऑप्शन सी न्यायिक पुनर्विलोपन से, या ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसे तब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि सुधार खाली जगह के विषयों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, या भारतीय बैंक में धन जमा करने से नहीं होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बैंक में धन जमा करने से कोई नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर रजिस्ट्री द्वारा। यानी कि आप देश में रह के फिर डॉक्यूमेंटल तरीके से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को, या ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2019 अक्टूबर 2019 को, या फिर ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 2020 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को, या राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को। तो नागरिकता संशोधन जो विधेयक आया था वो 2019 में आया था दिसंबर में। राष्ट्रपति जी ने विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो 2019 का जो अधिनियम था वो लागू कब से हुआ? 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि या का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, ऑप्शन सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या ऑप्शन डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत है तथा उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। ये 5 तरह की रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? मौलिक अधिकार किसके तहत प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 112 से 115, या ऑप्शन बी आर्टिकल 12 से 35, या ऑप्शन सी आर्टिकल 222 से 235, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 12 से 35 के तहत। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 7वां जो सा संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके आर्टिकल 300 क पार्ट 12 में डाल दिया गया है, जो कि अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 19, प्रेस की स्वतंत्रता 1A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्व एकत्र होने का अधिकार, या ऑप्शन डी देश में आज़ादी से आने जाने का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर अभी हम देख चुके हैं, बताया था मैंने, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसे हटाकर 300 क में शामिल कर दिया गया था। संविधान संशोधन भी पूछ सकता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, या ऑप्शन सी उत्प्रेषण, या ऑप्शन डी अधिकार प्रेक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार प्रेक्षा को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों आज से कि पोस्टमार्टम किसे कहते हैं, अधिकार प्रेक्षा को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार प्रेक्षा क्वा वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इससे भी निर्णीत न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिससे मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर डी को माना है, ओनली क्वा वारंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए राज्य के निर्देशित तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, या ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग का अधिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत की गई है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी 43वें से, या ऑप्शन सी 42वें से, या ऑप्शन डी 39वें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क आर्टिकल 51 क में शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज के सिद्धांत, या ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के नाम से 10 आचार आदेशों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, या ऑप्शन बी
हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा। या ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुनिश्चित करना। ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। या ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। या ऑप्शन सी, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। या ऑप्शन डी कह रहा है आपका, संसद में वोट दे सकता है। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद जो मिलकर बनी होती है राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। या ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। या ऑप्शन सी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। या ऑप्शन डी, खुला बैलेट पेपर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर दो है इसमें। इसका करेक्ट आंसर एक तो बी करेक्ट है आपका और सी करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है किसे? हमने ऑप्शन ए, भारत के महाधिवक्ता को। ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। या ऑप्शन डी, इनमें से किसी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के द्वारा। या ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। या ऑप्शन डी, संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है उसे। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया द्वारा संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड की बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन सी, गृह सचिव। या ऑप्शन डी, वित्त सचिव। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव जो होता है उच्च नागरिक सेवा अधिकारी होता है केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वे सिविल सर्विसेज के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सर्विसेज के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार की नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारतीय प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। या ऑप्शन सी, सभी तीनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? आर्टिकल 352 के तहत होता है। लेकिन कब करते हैं वो? ऑप्शन ए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। ऑप्शन बी, महाआक्रमण के आधार पर। या ऑप्शन सी, युद्ध के आधार पर। या ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। हथियारबंद विद्रोह हो तो भी, महाआक्रमण हो तो भी, या युद्ध के आधार पर हो तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आप सभी जानते हैं, राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। यही सही बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती, चुनाव होता है मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए, क्षमादान करे। क्षमादान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। न्यायाधीश तो संसद द्वारा हटाए जाते हैं। या ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब
तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया हो, यानी संसद की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे वो पहले राष्ट्रपति जो थे स्वतंत्र भारत के? आप सभी को पता है कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार के रहने वाले थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही बात है, 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करवाता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। या ऑप्शन डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये ही गलत है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति होता है, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, या ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मुख्य किसका होता है? आप जानते हो, सभी देख भी रहे हो, किसका मुख्य होता है? केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति का सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत देने वाले दल का नेता होता है। अतः अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, या ऑप्शन सी संसद के, या ऑप्शन डी केवल लोकसभा के। सभी जानते हो आप, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पद धारण करते हैं तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही रिपीटेड मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा लोकसभा के प्रति, तो इसे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। या फिर राष्ट्रपति के प्रति तो होती नहीं है, अध्यक्ष के प्रति भी नहीं होती, ना संसद के प्रति होती है, तो लोकसभा के प्रति होती है। इसमें आप कुछ भी ऑप्शन लगा के आ जाओ, सभी को आंसर मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली जगह के अधीन रहकर कार्य कर सकती है, किसके अधीन रहती है कार्यपालिका? ऑप्शन ए न्यायपालिका के, ऑप्शन बी विधायिका के, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के, या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विधायिका के अधीन होती है कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, या ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। देखते हैं कैसे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? प्रधानमंत्री किसके प्रति है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, या ऑप्शन डी राज्यसभा, या ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग कब हुआ है? ऑप्शन ए 352, इसमें तो नेशनल इमरजेंसी है। ऑप्शन बी
आर्टिकल 74 में, ऑप्शन सी 356 में, इसमें स्टेट इमरजेंसी है, इसमें भी नहीं है, या ऑप्शन डी 76 में तो आपका अटॉर्नी जनरल है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी 74। आर्टिकल 74 में एक बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ। कैसे हुआ है? केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए आर्टिकल 352 करेक्ट आंसर है इसका। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करेंगे। यहाँ मंत्रिमंडल किया गया है आपातकाल के लिए कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। माफ करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अनुसार परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। किसको? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति को पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल, अभी देखा है हमने, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ एडवोकेट जनरल होता है राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 165 होता है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, या ऑप्शन सी 1956, या ऑप्शन डी 2000। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। 1956 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ये तो चुनाव वोट देने की उम्र है। ऑप्शन बी 21 वर्ष, या ऑप्शन सी 25 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी 25 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? अभी देखा है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है संसद सदस्य बनने के लिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी वैध मतों का 1/4, या ऑप्शन सी वैध मतों का 1/5, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता, उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो देता है। कितना? 1/6, वैध मतों का 1/6 करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तथा यथावत रहेगा? ऑप्शन ए 2031, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2021, या ऑप्शन डी 2011। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2026 तक रहेगा। कब हुआ था ये संशोधन? 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। अभी देखा है 1971 की जनगणना के आधार पर।
1971 का जो परिसीमन हुआ था उसके आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मेघालय। ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की संख्या है। देखते हैं, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य, न्यूनतम 60। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, इसमें 30 हैं, जबकि राज्यों में सिक्किम में 32 हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403, उप विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60, मणिपुर में 60, एक संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है, अतः बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये पहले हुआ करती थी, अब लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करते हैं वो शक्ति हटा दी गई है, भारत के राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन अब लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ ये? 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है कि अब कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं मनोनीत किया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 331, ऑप्शन सी आर्टिकल 332 या ऑप्शन डी आर्टिकल 333 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 330। भारतीय संविधान अनुच्छेद 330 वन क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 वन ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए भी लोकसभा में आरक्षण व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा स्वयं विवेक से, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विवेक से, या ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वयं विवेक से, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? अभी देखा है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा हो राज्यसभा हो, वर्ष में 2 बार 2 सत्र बुलाए जाते हैं, 6 महीने का गैप होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? अभी देखा है हमने उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें देने के 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? दूसरे दर्जे पर है बिहार आपका, और तीसरे पर है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो है 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 403। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1954। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में पहला चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ। चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। तो पूछ सकता है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यसभा में। ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, ऑप्शन सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान पर, या ऑप्शन डी उनके राजस्व के अनुपात के स्थान पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है।
राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए या ऑप्शन डी आजीवन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 निर्वाचित वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सही बात है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों सही है। नहीं, स्थायी सदन इसीलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा को तो भंग किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। आप सभी को पता है ऑप्शन सी 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में आर्टिकल 80 के अनुसार। किसमें? साहित्य में हो, विज्ञान में, कला, समाज सेवा में, विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, ऐसे 12 व्यक्ति। नेक्स्ट, राज्यसभा के चेयरमैन है ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, करेक्ट आंसर है आर्टिकल 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो ओम बिरला हैं, उपाध्यक्ष ऑप्शन ए PM सदई, ऑप्शन बी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, या ऑप्शन सी श्री जी MC बालायोगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अभी देखा हमने 6 महीने का अंतराल होना चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच, क्योंकि साल में 2 सत्र होते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, या ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, या ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखा परीक्षण, ऑप्शन बी केंद्रीय राज्य, ऑप्शन सी नीति या कार्यान्वयन, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है विभाजन प्रणाली। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों या एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित समिति से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यकारी विधान पर समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति, या ऑप्शन सी प्रशासकीय विधान पर समिति, या ऑप्शन डी प्रत्यायोजित विधान पर समिति, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर जो समिति है वो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कौन सी? अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई दे रखा है इसमें। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्यीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या क्या है? यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य से 2 स्थान प्राप्त किए हों, या फिर यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। तीसरा क्या कहता है? यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों को 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों, या फिर यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य से उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हुई हों। इस प्रकार आम आदमी पार्टी अर्हताएं पूरी कर चुकी है, राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी भी है तथा ये एक आम आदमी पार्टी पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी भी है तथा ये नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या चौथा ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आप जानते ही हैं संयुक्त अधिवेशन जो है इसीलिए बुलाया जाता है जिस पर दोनों सदनों का मतभेद होता है, साधारण विधेयक जो होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन है। आर्टिकल 108 साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे को पता है, ऑप्शन बी संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली है, क्या है दिल्ली? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 30वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 35वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35वां संविधान संशोधन 1974 में, तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। यानी राज्य का कोई इसमें नहीं है रोल, संसद के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं। संविधान समीक्षा आयोग कब गठित हुआ? फरवरी 2000 में। इसके अध्यक्ष कौन है? M.N. वेंकटचलैया, ऑप्शन बी R.S. सरकारिया, ऑप्शन सी कृष्णा अय्यर, या ऑप्शन डी फातिमा बीबी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए M.N. वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकटचलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? ऑप्शन ए 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, या ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इसे 7 को 10 कर दिया, 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17, 1986 में 25 तथा 2008 में 30 कर दिया गया, तथा 2019 में 33+1 कर दिया गया, यानी अब 34 है। नेक्स्ट,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है, यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, ये पूछ रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो 34 है, 33+1 न्यायाधीश होंगे, इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी लोकपाल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65 वर्ष, या ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। और यहीं पूछ लें उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की हो जाएगी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो होते हैं आपके, हाई कोर्ट की 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, तो अभी देखा है राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति ही की अपॉइंटमेंट कर रहा है उसका, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। कहाँ से? 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, भाग 6 में। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब ये है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी परंपरा, या ऑप्शन डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, यानी संविधान पर भी है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी है, परंपरा पर भी है। तो इस ऑप्शन ई एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। हमने देखा था प्रसाद पर्यंत भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है? ऑप्शन एक विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन दूसरा विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन तीसरा विधानसभा एवं राज्यपाल, या ऑप्शन चौथा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है केवल तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन सी तीसरा चौथा, या ऑप्शन डी केवल चौथा सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी केवल चौथा सही, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं थे जो उनके पद में निहित हैं। कौन से पद में निहित हैं? ऑप्शन ए कोई जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश का, ये तो छोड़ दो, ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद, या ऑप्शन बी विधान पालिका समिति, या ऑप्शन सी राज्यपाल का कार्यालय, या इनमें से कोई भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद।
अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानपालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा, जबकि विधानसभा निम्न सदन होगा। जैसे लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन ए स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, ऑप्शन सी स्नातक भी होते हैं, ऑप्शन डी उद्योगपति नहीं होते, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसमें देख लेते हैं कैसे होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों के न्यूनतम 3 वर्ष अध्यापन कर रहे लोग चुने जाएंगे और माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। यानी 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। उद्योगपति नहीं होते। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा किया जाएगा तथा उसे ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन एक केरल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा बिहार। अब ऑप्शन ए में पहला और चौथा, ऑप्शन दूसरा पहला और दूसरा, ऑप्शन तीसरा दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी है पहला खाली चौथा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल चौथे में। केवल बिहार में विधान परिषद है। इनमें से विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में, जिसमें से बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान, ऑप्शन ए आर्टिकल 70, ऑप्शन बी आर्टिकल 176, ऑप्शन सी आर्टिकल 178 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। उपाध्यक्ष को देगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, आर्टिकल 179 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बम्बई उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी पंजाब उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, गुवाहाटी और मुंबई दोनों एक से अधिक के लिए हैं। देखते हैं कौन कौन से के लिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि मुंबई के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमनदीप एंड गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? ऑप्शन ए परमादेश याचिका, ऑप्शन बी स्वत्वाधिकार मुकदमा, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति का दावा या ऑप्शन डी न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वत्वाधिकार मुकदमा। क्या होता है ये? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आप सभी को पता है आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 45 या ऑप्शन डी आर्टिकल 326। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 13। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 332 संवैधानिक उपचार है, 245 में केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है तथा 326 लोकसभा तथा विधानसभा का निर्वाचन बहस मताधिकार के आधार पर होगा, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस या ऑप्शन डी रक्षा। तो रक्षा तो आपका संघ सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का, पुलिस राज्य सूची का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? वित्त आयोग आर्टिकल 280 सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन ए राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन बी राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से, ऑप्शन सी केंद्र एवं स्वशासित सरकार के बीच वित्त से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी तथा 1 जनवरी 2015 को इसे खत्म करके नीति आयोग ला दिया गया था इसके स्थान पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन बी समता पार्टी, ऑप्शन डी जनता पार्टी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? आप सभी को पता है चुनाव आयोग को प्राप्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला का ऑप्शन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा ऑप्शन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। या चौथा ऑप्शन, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ऑप्शन ए है इसका पहला दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन दूसरा पहला तीसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1987 या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में अपना प्रतिवेदन दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकारों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है हमारा नेक्स्ट। पंचायती राज विषय है, अभी देखा है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए 243H, ऑप्शन बी 243E, या ऑप्शन सी 243F, या ऑप्शन डी 243G। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 243G के तहत दिया गया है 19 कार्यों की सूची पंचायती राज संस्थाओं को। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 243G 243(6), हिंदी में 6 बोलते हैं, इंग्लिश में जी, के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे योजना भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंध है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें 29 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी ईंधन और चारा, ऑप्शन सी ग्रामीण खेल, या ऑप्शन डी तकनीकी प्रशिक्षण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल हैं। ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन ए खाप पंचायत, ऑप्शन बी जाति पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, या ऑप्शन डी जन पंचायत, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हमने सभी ने देखा है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक्सप्लेन देखते हैं इसका। 2 अक्टूबर 1969 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, या ऑप्शन सी आर्टिकल 48, या ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अभी देखा है, और आर्टिकल बी 40, आर्टिकल 40 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ऑप्शन बी इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ऑप्शन सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं पंचायती राज में, लक्ष्य है गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद के में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। सब ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, हमने पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद आते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना लक्ष्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए स्थानीय जनता की, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की, ऑप्शन सी नौकरशाही की, या ऑप्शन डी राजनेताओं की। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी लोगों की हिस्सेदारी, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है वो सभी का करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, और सामुदायिक विकास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को खाली जगह के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया।
ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकार, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्यों को नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत। सभी को पता है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था आर्टिकल 40। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1957 की समिति थी, तथा अशोक मेहता 1977 में आई थी, जो 2 स्तरीय समिति थी। फिर आई थी 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था, तथा 1986 में एलएम सिंधवी समिति बनी थी, तथा 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। एलएम सिंधवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की। किसने? एलएम सिंधवी समिति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जस्टिस कृष्ण अय्यर, या ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन ए स्वायत्तता, ऑप्शन बी लोक सहभागिता, ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन डी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसमें नहीं जगाने की बात करा, जबकि हमें जगाना है आत्मविश्वास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली जगह में प्रारंभ की, राजस्थान के नागौर में प्रारंभ की गई थी, और दूसरी हरियाणा में, गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर में, तथा 2 अक्टूबर 1968 को राजस्थान के नागौर में की गई थी, तथा आंध्र प्रदेश ने भी यह व्यवस्था अपने यहाँ पे लागू की गई थी। आंध्र प्रदेश दूसरा राजस्थान। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में दूसरा करा गया था दोबारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए अशोक राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी जीवी के राव कमेटी, ऑप्शन डी सरकारी आयोग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अशोक राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी 2 दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी जनोपयोगी सेवा, या ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा नहीं आता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन ई एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राज्य सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के आरक्षण 50% आरक्षण को वैध किया है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा चौथा, या ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन चारों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं पंचायतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? ऑप्शन ए 2010 तक की बात कर रहा है। ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, या ऑप्शन डी बिहार, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। स्पेशल पूछ रहा है, वैसे तो सभी कर चुके हैं ये। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 50% कर चुके थे 2010 तक। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी?
ये उसकी पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन पहले पंचायती राज के लिए जो संशोधन आया था जो असफल रहा था। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन बी 62वां, ऑप्शन सी 63वां, ऑप्शन डी 64वां या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल आया था जो असफल हो गया था। 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में आया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यापक हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? आप सभी को पता है 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? अभी देखा है, पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए भूमि सुधार क्रियान्वयन, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वीक्षण, ऑप्शन सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है ये तो जुडिशियल रिव्यू है जो कि कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या लोकसभा या राज्यसभा में या ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1958। आप सभी को पता है कब लाया गया था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन सी बी 44वां, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब कालेकर, ऑप्शन सी बी डी शर्मा या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी काका साहेब के लिए कालेकर जो थे वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी Z1, ऑप्शन सी M3 या ऑप्शन डी Z3 या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M3। वीवीपैट का जो संस्करण है भारत में यूज होती है वो M3 वर्जन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऑप्शन ए यूपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं आता। देखते हैं, वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है तथा ई विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन बी सरकारी ठेके,
ऑप्शन सी महान्यायवादी, या ऑप्शन डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी उल्लेख है। तो दोस्तों हमारा जो पॉलिटी की क्लास थी, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट कर चुके हैं जो बीपीएससी प्री में पूछे गए थे। बाकी हम घटना चक्र की पॉलिटी देख लेंगे जो अदर एग्जाम में आती है, वो वाली भी एक मैराथन क्लास लगा देंगे, वो भी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हेल्पफुल है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर